को सुनिएगा। देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म को लेकर, और इसका भी आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आज 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर से फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है फिल होना, और इसकी लास्ट जो तिथि बताई गई है 31 दिसंबर बताई गई है। अब आपके पास जो भी समय यहाँ पर बचे हैं, इस दौरान आप लोगों को KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी MSSO ग्रेड 2 की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका फॉर्म आप भर सकते हो, है ना। तो जिन लोगों को तैयारी करना है मेडिकल सोशल वर्क का, वो आप आसानी से इसको भर सकते हो। सिलेबस भी आप लोगों के सामने मैंने दिखाया भी है कि ये सिलेबस है, बड़ा इजी सिलेबस है। UGC नेट के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अच्छे नंबर भी टैकल कर सकते हैं। इसमें कोई खास अलग यूनिक टॉपिक इन लोगों को नहीं मिल रहा है जो आप लोग मतलब पढ़े ना हो जिस टॉपिक के बारे में। 60 नंबर का जो सवाल होगा यहीं से पूछा जाएगा आपका। 60 नंबर का माइनस मार्किंग है, 1/3 है, ठीक है। चलिए तो सर इसका नोटिफिकेशन सर इसके ग्रुप में भेज दिए रहते। ठीक है, UGC के नेट के ग्रुप में आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन आज डाल दूंगा, ठीक है ना जी, थैंक यू। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं 22 अगस्त का पेपर है, ये 2024 का टोटली फैक्ट पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, और मैंने आप लोगों से लगभग इसको कई पार्ट यानी पार्ट 5th तक वीडियोस मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया इसमें, और पूरा ही व्याख्या के साथ हर एक ऑप्शन के साथ मैंने आप लोगों से चर्चा किया है, इसलिए समय लगा है। यह आज लास्ट पार्ट है इसका, इससे ज़्यादा पार्ट अब नहीं बनाऊंगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पार्ट हो गया है ये, तो ये लास्ट पार्ट है आज का पेपर, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 है, और आज का ये पहला सवाल है। एंड्रे गुंदर फ्रेक और वाल्टर रेडनी, ये 2 विद्वान हैं, और इनमें कहा गया कि निम्न में से बताइए किसके अग्रणी प्रस्तुत करता है। यानी यहाँ जो ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, ये सोशल वर्क का सवाल आप सभी लोगों के सामने है। कहता है कि आंद्रे गुदरे फ्रैंक और वाल्टर रोडनी आर द लीडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ विच द फॉलोइंग। सवाल इंपॉर्टेंट केवल है लीडिंग प्रेजेंटेशन शब्द से, यानी अग्रणी प्रस्तुतकर्ता। यदि आपको ये समझ में आएगा तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब भी दे पाएंगे, है ना। अब देखिए, इसका मतलब होता है शुद्ध हिंदी में प्रतिनिधि प्रस्तुतकर्ता, टीम के सदस्य को निर्णय लेने और कार्यों का स्वामित्व लेने की जो शक्ति देना होता है, उन्हीं प्रक्रिया में प्रतिनिधि निर्णय या अग्रणी प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। नेता हेलो, प्लीज म्यूट रहे। अगर आप किसी अन्य पर्सन से बात कर रहे हैं तो म्यूट रहे। तो नेता मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसी क्रिया में यह सवाल पूछा गया, और इस सवाल का सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो एक सिद्धांत, हाँ, ये सिद्धांत जानते हो क्या होता है? जानते हैं ना सर। बताओ क्या होता है सर? ये जो सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत है, आश्रयता का सिद्धांत, परावलंबित्व का सिद्धांत है। क्या चीज? परावलंबित्व का सिद्धांत है, दूसरे महायुद्ध के बाद जो आया है।
अरे भाई, ये जानते हैं एक सिद्धांत, आश्रयता का सिद्धांत जो है ये बताता है कि धनी राष्ट्रों ने अपनी हैसियत को कायम रखने के लिए अधिक निर्धन राष्ट्रों का सहारा लिया था। आश्रयता का सिद्धांत, अल्प विकास का ये आश्रयता का सिद्धांत है, उसमें ये नाम देखने को मिलता है ना। आपने कहा कि निर्भरता का सिद्धांत, दूसरे नाम से इसको संबोधित किया जाता है निर्भरता का सिद्धांत, जो निर्धन और अल्प विकसित देशों की परिधि से धनी देशों के केंद्र की ओर प्रभावित होता है और निर्धन देश को और गरीब करते हुए धनी देशों को धनी बनाता है। इसे नैर्भर्य सिद्धांत भी कहा जाता है, नैर्भर्य सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अगर कोई फेमस पर्सन रहे हैं तो एंद्रे गुथरेन फ्रैंक का नाम और वॉल्टर रोडनी का नाम है ना। ये नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें और भी हैं, स्टुअर्ट हॉल्ड का भी नाम आता है, पॉल बारेन का नाम भी आता है, हैरी मेडगॉफ का भी नाम आता है। ठीक है, इसमें और भी विद्वानों के नाम भी देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा इस शब्द को भी याद रखें। और यहाँ अग्रणी पूछा गया था इस सिद्धांत को लेकर। विकल्प आपका केवल और केवल सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा, इस सिद्धांत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, है ना। और देखो, आधुनिकता का सिद्धांत का मतलब है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से, तो इसलिए आधुनिकीकरण का सिद्धांत बताया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि सामाजिक आर्थिक सिद्धांत की क्रिया जब शामिल हो तो वह आधुनिकीकरण को रिलेट कराएगा, वह आधुनिकीकरण को रिलेट कराएगा। सामाजिक विकास और समाजों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना आधुनिकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एक है रेखीय सिद्धांत, क्रम से आगे बढ़ने वाला परिवर्तन या विकास ही रेखीय सिद्धांत का पार्ट माना जाता है। रेखीय सिद्धांत का एक होता है शहरी पूर्वाग्रह का सिद्धांत। माइकल लिप्टन ने दिया था ये सिद्धांत, माइकल लिप्टन ने दिया था। मैं आपको बता दूं, तीसरी दुनिया के देशों में सार्वजनिक नीति में शहरी पूर्वाग्रह होता है और ग्रामीण क्षेत्रों की हानि के लिए शहरी क्षेत्रों की आबादी का पक्ष लिया था। इसलिए यह शहरी पूर्वाग्रह का सिद्धांत भी लिप्टन महोदय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कोई इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है तो वो पहला ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आपका दूसरा तो है ही इंपॉर्टेंट, तो सही विकल्प आपका दूसरा यहाँ पर सही जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी को इंग्लिश में कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं और इस पद की रचना किसके द्वारा की गई थी? कलेक्टिव बार्गेनिंग शब्द है और इस शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी, यह आपके सामने सवाल है। नाम सेकंड ऑप्शन। ओके, आपने कहा कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 123, सही विकल्प यहां पर आपने सिडनी और बियस्ट्रिस वेब का नाम आपने बताया है और ये आपका करेक्ट जवाब होगा। देखिए, बिट्राइस, इनको बिट्राइस भी कहा जाता है, बिट्राइस वेब भी कहा जाता है। सामूहिक सौदेबाजी शब्द के आविष्कार माने जाते हैं ये, तथा वेब्स के द्वारा इसका प्रचार प्रसार नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों, संभवतः उनके संघ या संभवतः प्रबंधकों, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के द्वारा बेसिकली ये शब्दों का वर्णन किया गया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो सामूहिक सौदेबाजी का सिडनी वेब ने और बिट्राइस वेब ने
ट्रेड यूनियन के इतिहास में प्रसिद्ध ग्रंथों के माध्यम से पहली बार इस शब्द को 1891 में शब्द को संबोधित किया, एक प्रकार से ये इस शब्द को बताया। तो हो सकता है आगामी सवाल आपको कब का पूछ ले, कब दिया गया, तो 1891 में यानी 1891 में ये शब्द दिया गया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग बड़ा फेमस शब्द रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम में ये शब्द। उसके बाद एक शब्द आता है हमारे सामने, निम्न में कौन सा निःशक्त डिसेबिलिटी व्यक्तियों के सरकारी नौकरियों के लिए निश्चित प्रतिशत का प्रावधान कर दिया गया है? ये आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इस सवाल के बारे में एक बार बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डिसेबिलिटी का एरिया है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए। दिव्यांगता के अधिकार, फोर्थ ऑप्शन लग रहा है सर फर्स्ट है। अच्छा फर्स्ट है। चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट शब्द है ये, और मैं आप सबसे कहूँगा कि ये सवाल दिव्यांगता के अधिकार से संबंधित है। तो हो सकता है आप सबसे आगामी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल देखने को मिले, है ना। देखिए, आपने पीडब्ल्यूडी का नाम सुना है? प्लीज बताइएगा आप। जी सर। तो इसी के अंतर्गत एक शब्द और आता है जो दर्शाता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना। दिव्यांग के अंतर्गत, दिव्यांग के अंतर्गत एक शब्द जो आता है वो बेसिकली इसी के संदर्भ में पूछा गया है, जो आरपीडब्ल्यूडी का रूप लिया है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब यह आरपीडब्ल्यूडी आया तो वह वर्ष था 2016 का। इसे कहा गया राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये 1995 में एक पीडब्ल्यूडी आया था, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसी का स्थान ये लिया है। आपको बता दें कि 21 साल बाद एक बेहतर कानून माना जाता है आरपीडब्ल्यूडी को। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किसके अंतर्गत आता है? तो आपने नाम एक सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MSJ&E करके। ये आरपीडब्ल्यूडी इसी के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि वर्ष 2007 में, थोड़ा सा इससे लेके, हालांकि इसी का पॉइंट है, वर्ष 2007 में आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, UNCRPD। पूरा नाम याद जरूर रखिएगा इसका, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इसको कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इसको बोला गया था। ये 2007 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर उसके संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया। बाद में अधिनियम को बदलने की आवश्यकता को, उत्पन्नता को दर्शाया इसने। तो इसी की वजह से 2016 का एक्ट आया। ये 2007 में हस्ताक्षर हुआ था, 2007 में हस्ताक्षर हुआ था, तो ये 2016 में आया। और इसी एक्ट का अंतर्गत ये भी कहा गया कि आरपीडब्ल्यूडी ने फिर इसकी ड्राफ्टिंग कब की, आरपीडब्ल्यूडी की, तो आरपीडब्ल्यूडी की जो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस रहा वो 2011 का रहा।
7 फरवरी 2014 में विधेयक संसद में पेश हुआ। 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का विधेयक पारित हुआ राज्यसभा में। 16 दिसंबर 2016 को ये लोकसभा में व्यक्तियों के अधिकार को लेकर पारित हुआ और 28 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और 15 जून 2017 को ये लागू हुआ। ठीक है, 15 जून 2017 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट रही हैं। किस तरीके से 2007 में रूल आया, 2011 में रूल, 2014 में 7 फरवरी का रूल, 14 दिसंबर को 2016 का रूल, 16 दिसंबर 2016 का रूल, 28 दिसंबर 2016 का रूल और 15 जून 2017 का रूल। यहाँ पर देख सकते हो कि ये लागू हुआ। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल आता है, आप सबको पता होना चाहिए वो आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल सिराज, किस चीज के बारे में सर? लो भाई यार, ये क्या कर रहे हो तुम? आरपीडब्ल्यू से पूछे सर। 253 एक आर्टिकल है जो बेसिकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को अधिनियमित करता है और इसी में कुल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज के बारे में जिक्र किया गया है, यानी चर्चा पर चर्चा की गई है 21 टाइप की डिसेबिलिटी को, है ना। अब बात थी यहां पर थोड़ा सा उसके आरक्षण वगैरह को लेकर, तो जरा सा इस बात पर भी फोकस कर लो। इसमें जब मैं बात करता हूं आरक्षणों के लेकर, किस पर बात कर रहा हूं मैं? अभी सवाल 124 चल रहा है, पता चले आप लोग 125 के बारे में सोचने लगे। तो आप सभी लोगों ने एक चीज सुना होगा, बेंचमार्क दिव्यांगता, और वो भी एक होता है 6 to 18। देखिए 6 से 18 तक के आयु वर्ग के बच्चों को लेकर इसमें एक बात साफ कही गई है कि मुफ्त शिक्षा की बात होगी, मुफ्त शिक्षा की बात होगी। बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब यही था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कि 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम अगर 40% डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पर 6 से लेकर 18 तक के बीच में उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के आरक्षण के संदर्भ में अगर बात हुआ, उच्च शिक्षा के आरक्षण के रूप में अगर बात की गई तो उसमें 5% के आरक्षण मिला। सरकारी नौकरी में अगर बात की गई तो 4% का आरक्षण मिला। भूमि आवंटन में आरक्षण की बात हुई तो उसमें भूमि आवंटन के आरक्षण में कितने % की बात हुई? भूमि और गरीबी दोनों की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आवंटन में 5% की बात हुई कि भाई उसकी योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में 5%, सरकारी में नौकरियों में 4%, भूमि और गरीबी आरक्षण के संदर्भ में उन्मूलन योजनाओं को लेकर 5%, या जैसे अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क वाले व्यक्तियों को प्रदान किए गए इसके अंतर्गत। ये यहाँ सर, पर ये 4% काय का था ये? जी सर 4% का क्या लिखा आपने सर? सरकारी आरक्षण, सरकारी मतलब नौकरी में 4% छूट मिलेगी दिव्यांग व्यक्तियों को,
है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में Okay, sir, कहा thank गया है। तो इस पे अगर हम बात करते हैं, अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहा कि निःशक्त डिसेबिलिटी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में निश्चित प्रतिशत का प्रावधान निःशक्त व्यक्ति या समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम, है ना, पूर्ण भागीदारी अधिनियम। देखिए, आरपीडब्ल्यूडी का पूरा नाम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट या राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। इसका जो तात्पर्य बनता है, जो मीनिंग बनता है, उसका पूरा नाम या संपूर्ण नाम निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पहला ही विकल्प सही है। निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम गलत है, निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन अधिकार गलत है यहाँ पर, फिर उसके बाद निःशक्तता अध्ययन, ये भी गलत है। केवल विकल्प में आपको ना यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला 3 ऑप्शन बनाया है इधर उधर करके, लेकिन सही विकल्प आपका पहला वाला है। सही विकल्प आपका पहला वाला है। इस प्रश्न का विकल्प एक ही सही जाएगा, ठीक है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बहुत बेसिक जानकारी दिया है, इस बात को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे कहता है कि भारतीय संविधान में बताइए निम्न में कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का है। सर 3 बिल्कुल, ऑप्शन सी। आप सभी लोगों को पता है, जहां तक उम्मीद है मुझे, कि ये अधिनियम आप सब बता रहे हैं 70 का, है ना। अनुच्छेद 15 आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, जहां दर्शाता है लिंग जाति भेदभाव के आधार पर निषेध के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 16 आपके सामने प्रस्तुत होता है और आप सबको मालूम भी है, आप सब जानते हैं कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर की प्रधानता को लेकर या समानता को लेकर जिक्र किया गया है, तो वो अनुच्छेद 16 में चर्चा हुई है ना। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 19 को लेकर, तो अनुच्छेद 19 भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जो नागरिकों को कई अधिकार देने के संदर्भ में बात करता है। बोलने को लेकर शांतिपूर्ण, बिना हथियार उठाए कलेक्ट होने की बात करता है, एक जगह रहने की बात करता है, संघ बनाने की बात करता है, हर क्षेत्र में घूमने की बात करता है, भारत में कहीं पर बसने की बात करता है। ये आर्टिकल 19 बताता है ना। ये चीज़ें आपको मैंने बताया कि नहीं बताया है, तो ये शब्द यहाँ पर आता है। लेकिन विकल्प इस प्रश्न का थर्ड सही जाएगा। बड़ा ही फेमस सवाल रहा है ये, हालांकि है इजी लेकिन बहुत फेमस रहा है। निम्न में से कौन सी स्थिति सामूहिक व्यवहार हेतु सहायक नहीं है। वो सिचुएशंस बताने हैं, परिस्थिति बतानी है जो सहायक के परिप्रेक्ष्य में ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सहायक में नहीं है तो वैयक्तिक लक्ष्य एवं उपलब्धि की बात करते हैं, तो ये सामूहिक व्यवहार में नहीं है, क्योंकि सवाल तो सामूहिक का है, ग्रुप वर्क का है, और ग्रुप वर्क में ग्रुप बिहेवियर के आधार पर बात करें तो पृथक्करण शोषण के संस्थागत के रूप में, संस्थागत लिखा हुआ समूह का पार्ट, सामाजिक मूल्यों में असंगति यानी एक प्रकार से संघ के परिप्रेक्ष्य में सोशल वैल्यूज का भी रोल आ जाएगा। एक नए नेता का आविर्भाव भी एक प्रकार से ग्रुप व्यवहार को रिलेट करा देगा, लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्य केस वर्क को रिलेट कराता है, जो कि ये सीधा सीधा इस सवाल का ऑप्शन नहीं है। विकल्प आपका 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप सोचिए, कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है ना। एक बार आपको सुनिए, प्लीज म्यूट होइए यार, है ना, म्यूट होइए और ध्यान सुनिए। कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट हेतु बजट तैयार करना अगर आपको है, तो आप बताइए किन किन कदमों से या किन किन स्टेप से, किन किन सोपान से आप बनाएंगे बजट या परियोजना प्रोजेक्ट। ये सवाल आपके सामने है, आसान सवाल है, विकल्प आप ढूंढ सकते हैं इस सवाल का आसानी से। 4 है इसका आंसर। विकल्प 4 है। पहले आप कहना ये चाह रहे हैं कि बजट की निगरानी करेंगे और जब परियोजनाओं में प्रगति हो, बजट की निगरानी जब परियोजना में प्रगति हो, है ना,
ये पहला पॉइंट बनेगा। श्रेणीवार, देखिए अब इस चीज को एक बार समझा देता हूँ। बेसिकली है का, ये सवाल कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेप, प्रिपेयर करना है द बजट फॉर द प्रोजेक्ट इन द करेक्ट ऑर्डर में। जो पॉइंट नंबर यहाँ पर सी है, ये सी वाले विकल्प क्रियाकलापों की पहचान ऑप्शन। ठीक है सर ठीक है थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है सर ठीक है। मैंने आंसर फोर बोला इसका। अरे भाई सुन तो लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ क्रियाकलापों की पहचान में, तो आइडेंटिफिकेशन एंड प्लान की एक्टिविटी है। तो आप कह रहे हो ठीक है, सबसे पहले सी को रख लेते हैं। अब सी वाला तो आपका या तो तीसरे में होगा या तो चौथे में होगा। बी है और ए है। बी वाले को तैयार करते देखिए, यहाँ पे लिखा बजट प्रारूप और नगद प्रवाह की प्रस्तुति। मतलब बी वाला कहता है बजट फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो की बात करना। और श्रेणीवार व्यय का निर्धारण का मतलब होता है कैटेगरी वाइज डिटरमिनेंस करना, और उसका एक्सपेंडेड मतलब होता है खर्च के बारे में बात करना। ठीक है, खर्च यानी व्यय का निर्धारण करना। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एक प्रकार से बजट प्रारूप बन जाएगा। ठीक है, या आपका ए बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कैटेगरीज वाइज डिटर्मिनेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर शब्द को रिलेट कराओगे, और मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पर पॉइंट जो बनेगा वो ए बनेगा, ना कि आपकी डिज़ाइन बनेगी। हाँ, इसके बाद वाली प्रक्रिया में आप बी को रख लीजिए। यहाँ पर बी वाला पॉइंट आपका फिर बन जाएगा कि बजट फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो का। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको बात करते हैं तो ई वाला देखिए, परिवर्तन के साथ आय व्यय का अंतिम रूप देना, यानी फाइनेंशियल तरीके से अगर हम बात करें तो इनकम एंड खर्च विद चेंज की बात करेगा तो वो आपका ई बन जाएगा। और लास्ट में आपका डी वाला पार्ट बन जाएगा बजट की निगरानी, और लास्ट में ही निगरानी आएगी, परियोजना लास्ट में ही तैयार होगी, और आप कह सकते हो डी बन जाएगा। तो CABED आपका सही विकल्प 4 वाले में है, 4 वाला ही मैच हो रहा है एक परियोजना बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, यही सही ऑर्डर है। उसके बाद देखिए एक योजनाएं चलाई गई थी। इन योजनाओं के आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 2022 जनवरी 2015 को लाई गई थी। हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं समेकित बाल विकास सेवाओं को लेकर, तो समेकित बाल विकास सेवाएं सन 1975 में आई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह योजना बेसिकली 2013 में लाई थी। फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2014 का रहा है। सर म्यूट नहीं है, आवाज प्लीज म्यूट हो जाइए, प्लीज सभी लोग म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, म्यूट रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये आपके सामने विकल्प है, और सही ऑप्शनों को अगर आप चुनाव करेंगे तो आपको विकल्प नंबर 4 दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए एक सवाल और आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि विकास की प्रक्रिया में एक परिवर्तक समुदाय को एकजुट करने के लिए निम्न में से डैश विशेष भूमिकाओं का निष्पादन। सवाल कहता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर ट्रांसफॉर्मर परफॉर्म द फॉलोइंग टू स्पेसिफिक रोल इंटीग्रेटेड द कम्युनिटी। तो सही तरीका पहले में रिप्रेजेंट किया गया है एक उत्प्रेरक, आप कह सकते हो एक प्रकार से मोटिवेशन शब्द को भी, मोटिव शब्द को भी यहाँ पर आप लोग रिलेट करा सकते हो, या कैटलिस्ट भी, परिवर्तन लाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कैटलिस्ट कहते हैं, इसे आप कैटलिस्ट का नाम भी बोल सकते हो। ठीक है, 129 का सही विकल्प ढूंढने की बात करते हैं तो परिवर्तक समुदाय को एकजुट करने के लिए निम्न में से कौन सी भूमिका अदा करेगा, तो कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का मतलब ही उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति, तो इसका मतलब ये पॉइंट सही है आपका, परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी पर, तो एक प्रक्रिया सहायक है, यानी आप प्रोसेस असिस्टेंट की बात करते हैं तो ये भी आपका शामिल रहेगा बी में। तीसरा है एक संसाधक योजक के रूप में रोल अदा करना, तो ये भी आपका पार्ट माना जाएगा, एक प्रकार से आर रिसोर्सेज एडर पार्ट के रूप में भी जाना जाएगा। और एक राजनीतिक शब्द तो बेसिकली नेगेटिव या असरवादी शब्द नेगेटिव है इस प्रश्न के आधार पे, तो मैं कहूँगा कि इसका तो ये विकल्प होगा ही नहीं। एक द्वंद्वक प्रबंधक होता है, एक द्वंद्वक प्रबंधक का मतलब होता है अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर,
यानी एक प्रकार से संघर्ष प्रबंधक। संघर्ष प्रबंधक, संघर्ष प्रबंधक का मतलब होता है असहमति को समझदारी से, निष्पक्षता से और कुशलता से संभालना। तो एक परिवर्तक समुदाय का एकजुट करने के लिए इन क्रियाओं को, इनमें इसका एक अहम रोल हो सकता है और होगा भी। तो मैं कहूँगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, फिर पांचवा सही है। और ढूंढिए कौन से विकल्प में है ये। ऑप्शन बी है, बी में है। तो सर सेकंड ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दूं तो एक है। हाँ, निःशक्तता का प्रथम विश्व प्रतिवेदन, डिसेबिलिटी पर प्रथम विश्व प्रतिवेदन निम्न में से किस वर्ष आया था? 130 का 2011। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। और अभी अभी मैंने आप लोगों को इस वाली पीडीएफ में, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा था क्या? इसी पेज पे लिखा था क्या? उसमें इस क्वेश्चन में लिखा था ऊपर, याद होना चाहिए आप लोगों को भाई, अभी भूल जाते हो। हाँ लिखा था। हाँ, मैंने प्रारूप को लेकर, प्रतिवेदन को लेकर, कहाँ चला गया भाई? छोड़ो, जाने दो, चलो याद रखना फिर भी 2011 लिखा था ना। हाँ, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। 2011 विकल्प आपका तीसरा सही होगा। डिसेबिलिटी का प्रथम विश्व रिपोर्ट प्रतिवेदन 2011 में आया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131। आपने नाम सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, बड़ा ही फेमस शब्द रहा है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। कहता है कि इसके द्वारा प्रदर्शनी के 5 दिनों में बेची गई वस्तुओं की संख्या कुछ इस तरीके से दी गई है ना। चलो ठीक है, ये नंबर कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक प्रकार से आप सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स आ गया क्या यहाँ पे? तो प्रदर्शनी के 5 दिनों में बेची गई वस्तुओं की संख्या ये थी। अब इनका हमें निकालना था क्या? एवरेज, यानी औसत। तो आप सबको पता है ये सवाल बनाया गया है। तो अगर आप इसको 20 और 30 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50 होगा। 10 और 40, 50 50 हो गया 100। 50 ये हो गया 100। 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115। अब इसको हमें एवरेज निकालना है, तो हमें दी गई पंक्ति, दी गई अंकों का ऐड करते हैं या योग करते हैं, और दिए गए नंबरों से हम उसको क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 से भाग कर देते हैं। 23। हाँ, 5 2 जा 10, इसमें बचा कितना? 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 15, और 5 3 जा 15, यानी 23 आ गया। अब ये आपका आंसर 23 यहाँ पर प्राप्त हो गया। विकल्प नंबर 4 वाला आपका ये सही जवाब चला गया। तो ये एक मैथमेटिक्स का सवाल रहा है। औसत बेसिकली जो निकालने का तरीका होता है कि दी गई संख्याओं को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, योग करते हैं, और फिर जो निम्न में दी गई संख्याएं हैं, नंबर है, संख्याओं का नंबर, तो उन नंबरों को हम ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम इसको क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो वही आपका आंसर आया था, वही आपका एवरेज आता है। एवरेज मीन्स होता है औसत। औसत निकालने का यही तरीका होता है। किशोर न्याय अधिनियम एक 2000 का है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि निम्न में कौन सी मुख्य विशेषता रही है। अगर आपको फीचर पता है तो आप इस सवाल का विकल्प बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फीचर कहता यह है कि 18 साल से कम आयु के बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है क्या यह अधिनियम? बिल्कुल बात सही है, यह परिभाषित किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपका पहला पॉइंट सही है। बच्चों को 2 श्रेणियों में, जैसे देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि के विरुद्ध द्वंद्व में संलिप्त बच्चों में पृथक किया गया है। बात सही, देखो भाई, 2 तरीके के बच्चों के बारे में किशोर न्याय अधिनियम 2000 एक्ट वाले में
मुख्य विशेषता में यह बात आती है कि बच्चों के दो श्रेणियों में, एक तो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, दूसरा विधि के विरुद्ध जो द्वंद्व करने वाले बच्चे होंगे, एक वो होंगे। तो दो बच्चे की बात भी इसमें कही गई है, इसलिए विकल्प नंबर आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर बी वाला भी सही है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सीधे संप्रेषक घर में भेजा जाना चाहिए। देखिए, इनमें संप्रेषक गृह में न भेजने के लिए, या ये पॉइंट अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस सवाल के आधार पे, तो आपका ये गलत है। कारण ये है, गलत होने का रीज़न ये दर्शाया गया कि इसने कहा कि कौन से घर में आप भेज रहे हो, कौन से बच्चे को, देखभाल संरक्षण करने वाले बच्चों को। यह आपको 2015 वाला अगर यहाँ पे अधिनियम होता, कौन सा अधिनियम, 2015 वाला अधिनियम होता, तो आप लोग इसको सभी लोग बोल देते कि ये पॉइंट आपका सही होता। परंतु 2015 ना करके इसने 2000 का पार्ट दिया है, क्योंकि 2015 वाले में ये शब्द है, बाकी 2000 वाले शब्द में 2000 में नहीं था, ये 2015 में इसको संप्रेषक गृह में भेजने की बात कही गई थी। ठीक है, अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि इस पॉइंट में जो दिया गया थर्ड विकल्प यहाँ पर दिया गया है, उसको आप गलत के रूप में रखेंगे, सी वाले को, ये नहीं है विशेषता। विधि के विरुद्ध में संलिप्त बच्चों को किशोर गृह में रखा जाएगा, अगेन ये भी आपके सामने गलत शब्द को रिप्रेजेंट करा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपका गलत हो गया है। बच्चों और पुनर्वास के लिए बात तो हुई है भाई, उनको रिहेबिटेट करना तो होगा ही होगा। तो ए बी ई को आप ऑप्शन में रखिए, ए बी ई ऑप्शन आपका तीसरा जा रहा है, अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही जाएगा इस प्रश्न में। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि गार्डन, देखिए आपको मैंने सभी लोगों को समूह की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद आप सबको पता भी होगा। समूह की अवस्था भाई मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। समूह की अवस्था क्यों, बोलिए तो सही है, यस या नो? यस हाँ, तो वहाँ एक नाम आता है गारलैंड एंड जोन्स एवं कोलंडनी का नाम, सन 1976 में आता है नाम। तो इसने 5 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा था इसने मान्यता पूर्व, जिसको प्री ऑफिशिएशंस के नाम से जाना गया था। दूसरा इसके द्वारा अधिकार और नियंत्रण, अधिकार और नियंत्रण बताया गया। ठीक है, पावर एंड कंट्रोल। तीसरा घनिष्ठता बताया गया, जिसे इसने कहा है इंटीमेंसी शब्द। और चौथा अलगाव बताया गया, अलगाव जहां आप सभी लोग दर्शाते हो डिफरेंशिएशंस का नाम। उसके बाद विभाजन यानी सेपरेशन का नाम, और कितना होगा 5, और एक था समाप्ति यानी एंडिंग, एक था एंडिंग। ये 1976 का अकॉर्डिंग बात कही गई थी। अब आप इस प्रश्न के आधार पे अगर मैं आप सबसे बात करूं, तो आप पूर्व संबद्धता को बोलोगे मान्यता पूर्व, शक्ति और नियंत्रण को अधिकार और नियंत्रण बोलोगे, यानी ई पहले आ रहा है और फिर डी आ रहा है। तो उस आधार पे अगर हम बात करेंगे तो ई और डी विकल्प नंबर बी में जा रहा है, और बी ही विकल्प सही होगा। घनिष्ठता आ गया, घनिष्ठता में आपका आत्मीयता होती है, और अलगाव मतलब पृथक्करण हो जाता है, विभेदीकरण, सॉरी अलगाव मतलब विभेदीकरण हो जाएगा। विभाजन का मतलब पृथक्करण होता है, तो बी और सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, आत्मीयता यहाँ पे नोट कर लीजिए। शब्दों का केवल खेल है। अलगाव का मतलब अगर हम बात करते हैं तो इस क्रिया में अलगाव है, तो विभेदीकरण हो जाएगा, विभेदीकरण। और विभाजन का मतलब क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। इसी में नाम आपने सुना होगा टकमैन का, टकमैन। टकमैन ने फॉर्मिंग दिया था पहले, फिर स्टॉर्मिंग दिया था, फिर नॉर्मिंग दिया था, फिर परफॉर्मिंग दिया था, फिर एडजॉर्मिंग दिया था। ये शब्द बेसिकली किसके हैं, टकमैन के द्वारा दिए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेल्स का नाम टकमैन, कैलिंस का नाम, ट्रेकर का नाम, गारलैंड एंड कोलंडी का नाम जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, नॉर्दर्न एंड करलैंड का नाम, ये भी सभी जितने मैंने नाम लिए सभी समूह विकास के 5 अवस्थाओं या चरणों के बारे में अलग अलग अपने स्टेप बताए हैं, अपने अलग अलग बताए हैं।
जैसे ये गर्लैंड का था तो ट्रकमैन का मैंने फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्मिंग बताया। ठीक है, इसी तरीके से सबके अलग अलग हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों के ग्रुप में डाल रखा है, प्लीज़ आप सर्च मार लीजिए समूह अवस्था, आपको सबसे पहले आ जाएगी समूह की अवस्था, मार के जरूर देखिए। कौन सी कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत योग्य है, 2013 के अंतर्गत योग्य है, ये सवाल आपके सामने प्रकट है और इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए आप लोगों को बताना है। सवाल आसान है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत योग्य बताने के दृष्टिकोण से बात अगर किया जाए तो कंपनी के संस्थापकों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर कंपनी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है और उसमें कुछ बेसिकली फॉर्मेट, कुछ तरीके होते हैं जो बेसिकली उनको फॉलो करना पड़ता है। तो 500 करोड़ का कुल मूल्य उससे अधिक हो तो कंपनी योग्य है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि 1000 करोड़ का टर्न ओवर हो या उससे कम हो, तो ये गलत है। 1000 करोड़ का टर्न ओवर या उससे अधिक होना जरूरी है, कम होगा तो फिर नहीं। यहाँ पे अधिकता यानी ए सही है और आपका सी सही है। और उसके बाद कहता 5 करोड़ का मूल्य लाभ या उससे अधिक के रूप में हो आपका ये। ठीक है, तो यहाँ अभी आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है इस दृष्टिकोण में कि बताइए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जिन कंपनियों की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, बात को सुनो, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वे योग्य हैं। और इसके अलावा जिन कंपनियों का कारोबार 1000 करोड़ रुपए करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है तो लाभ, बात को सुनिए या लिख दीजिए, नोट करवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। एक पैराग्राफ है, आप आसानी से नोट कर, आप आसानी से सवाल को कर लेंगे एग्जाम में, इन केस अगर भविष्य में सवाल बनता है तो। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जिन कंपनियों की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है वे योग्य हैं। इसके अलावा जिन कंपनियों का कारोबार 1000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है वे कंपनी एक्ट 2013 के तहत योग्य हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी बातें शामिल हो गई हैं। 470 खंड है इस कंपनी अधिनियम में, 470 खंड हैं कंपनी अधिनियम में, 29 अध्याय है इस कंपनी अधिनियम 2013 में, 7 अनुसूची हैं,
7 अनुसूची हैं। ठीक है, सर ये ऑप्शन तो गलत कैसे 1,000 करोड़ रुपए, अगर 500 करोड़ रुपए वाला है या उससे ज्यादा तो फिर 1,000 करोड़ उससे कम क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए 1,000 करोड़ रुपए उससे ज्यादा होना चाहिए कारोबार। कुल संपत्ति, यहां आप कुछ अलग चीज समझ रहे हो क्या? अरे भाई कुल संपत्ति बताई गई है कि उसके पास 5 करोड़ होना चाहिए और तो योग्य होगा। और जिन कंपनियों का कारोबार अगर मान लीजिए 1,000 करोड़ से ज्यादा होगा तो ठीक रहेगा। कारोबार समझते हो? ओके सर, हाँ जी सर। तो वो होगा तो 1,000। अब संपत्ति थोड़ी ना आप सोच रहे थे Thank you, अब sir. 5,000 बता रहे हो तो भाई 1,000 से कम, वो तो अलग ही अलग है ना। और शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए उससे नेट आना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों बातें मेन थी और तीनों बातें मेन ही इस पेपर में उठा लिया और ये तीनों के तीनों आपके विकल्प में सही जाएंगे। ए सी डी कहीं ए बी डी ढूंढिए, सॉरी ए सी डी, बी तो गलत है, बी तो गलत है, ए सी डी किस ऑप्शन में है? तीसरे में है, तीसरा वाला सही है। आगे देखिए, समांतर माध्य, इसको बोलते हैं मीन। बताइए क्या क्या गुण होते हैं मीन का? आपने अगर स्टैटिक्स पढ़ा है तो मीन मीडियन मोड पढ़ा ही होगा। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, स्टैटिक्स में मिलता है सब्जेक्ट में। 135 का सही विकल्प अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यह बोध में सरल और परिकलन में सुगम होता है। बोध का मतलब अंडरस्टैंड होता है, सरल का मतलब सिंपल होता है, परिकलन का मतलब एक प्रकार से कैलकुलेशन होता है। सही होता है, बात सही है भाई। ऐड करो, फटाफट जोड़ो, आंसर निकालो। यह परिकलन मूल्य और श्रृंखला में किसी अव्यवस्थित पर आधारित नहीं होता है। ये बात सही भी है, परिकलित मूल्य और किसी श्रृंखला में किसी अवस्थित पर आधारित नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपका सही है। यह श्रृंखला के प्रत्येक मद में मूल्यों को प्रभावित नहीं करता है। करता है भाई, यहां पे कह रहा है कि क्या क्या गुण हैं। तो एक गुण तो ये अंडरस्टैंड का हो गया, परिकलन मूल्य का हो गया, जहां बेसिकली श्रृंखला में किसी अवस्थित पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक मद में मूल्य को प्रभावित नहीं होता है, तो गलत है, होता है। यह गुरुत्व का केंद्र है ना? किसका केंद्र है? गुरुत्व का। गुरुत्व का मतलब समझते हो? बताओ। यह इट इज सेंट्रल ऑफ जो है ग्रेविटी पर बेस्ड है और इसलिए आपका डी भी सही है। और यह अनन्य गणितीय सूत्र, मतलब ये एक प्रकार से यूनिक मैथमेटिकल फार्मूला, अनन्य यूनिक बोला जाता है, अनन्य को गणितीय सूत्र से परिभाषित होता है। ये भी बात आपका सही है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ सी वाला जो पॉइंट था, सी वाले को एलिमिनेट कर दो, है ना? ये बेसिकली हाँ आपका करेक्ट चला जाएगा। विकल्प में अगर आप ढूंढोगे तो ए आपको मिल जाएगा, ए मिल भी गया, यहाँ पर आपका सही है। ये अर्थमेटिक मीन है ना? और इसने कहा कि आप बताइए अंकगणितीय माध्य के कौन कौन से गुण होते हैं। तो भाई ठीक है, गुण के रूप में कहा कि ये कठोर के रूप में, देखो ये कठोरता के रूप में भी परिभाषित होता है। यहाँ सरल और परिकलन के रूप में सुगम है, ये भी सही है। कठोर रूप से अगर किया जाए तो भी सही है। सभी का अवलोकन पर आधारित होता है, ये भी सही है। यह समझने में गणना और आसान कर देता है, ये भी बात सही है। अंकगणितीय माध्य में, समांतर माध्य में मदों का विचलनों का योग हमेशा जानते हो क्या होता है? योग शून्य होता है। इसका योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसका मान अद्वितीय होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अलग अलग डेटा सेटों की तुलना करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ट्रेड यूनियन है। अभी हाल ही में मैंने इस सवाल को बताया था, ट्रेड यूनियन हाल ही में आप लोगों को करवाया था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप कहोगे 1931 है, 1920 होगा, सही 1920 होगा। द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा?
1931 का, है है ना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात अगर हम लोग करेंगे तो 1947 का बनेगा। मजदूर भारतीय मजदूर संघ 1955 का बनेगा। ये सही विकल्प है, आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये किंग जॉर्ज मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। ये प्रश्न बना सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका सही विकल्प कौन सा गया है, जरा ढूंढ के बताइए। सेकंड ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, अभी अभी आप लोगों ने पिछला वाला सवाल देखा है। अब आप जो बच्चे इस सवाल को किए होंगे वो आसानी से देखो। भारतीय मजदूर संघ 1955 लगाया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कितना लगाया था आपने? 1931 तो ये है आपका 1920 हाँ 1920 लगाया था। द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कब लगाया था आपने? ट्रेड यूनियन को क्या लगाया था आपने? 1947, यही ना? जी सर। अब आपके सामने एक लेबर यूनियन आ गया, ये आपके सामने आ गया। इसके संदर्भ ये थोड़ा सा नया आ गया है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब किया गया था? बीपी वाडिया ने कब किया था? बीपी वाडिया ने। तो क्या नाम लगाओगे जी? 1918 क्या सर, 1918। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको क्रम में लगा के बता दीजिए फटाफट, क्रम में फटाफट लगा के बता दीजिए। पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए जी सर। फिर उसके बाद सी, क्योंकि 1920 है। फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी 1947, फिर उसके बाद डी। ये कहीं पर मिल रहा है ऑप्शन? कहीं पर है? मिल रहा है ऑप्शन 1 तो सही जवाब चला गया आपका विकल्प। तो ये यूजीसी नेट में इससे भी सरल सवाल देखो, एक ऊपर ये सवाल दिया हुआ सम्मिलित करने वाला और नीचे इसी का एक और सवाल दे दिया। मतलब 4 नंबर कितने आसानी से मिल गए आप लोगों को, है कि नहीं? आगे देखिए, निम्न में से किस सुधारक आंदोलन ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? बहुत ही सवाल आसान है, कई बार ये पूछा गया है परीक्षा में। और जब भी मूर्ति पूजा का विरोध, अभी एक बार मैंने सवाल लगाया था, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था, तो आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लगाया था। यदि विवेकानंद जी का नाम अगर याद है, अभी KGMU में करवाया था प्रैक्टिस, उसमें लगवाया था। तो नाम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आर्य समाज। ये बताइए, मानवाधिकार के अंतर्गत देखो बहुत सारे बेसिकली क्या है, आर्टिकल्स हैं, है ना। मानवाधिकार, कल मैं आप लोगों को मानवाधिकार का ही टॉपिक करवाने वाला हूँ यूजीसी नेट वालों में। ये इसकी PDF आप लोगों को सामने मैं शो करूँगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। ये क्लास में मैं आपको बताऊँगा कुल जितने भी आर्टिकल्स हैं उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, मानवाधिकार के कितने आर्टिकल्स हैं। हालांकि यहाँ तो सवाल ये है कि सार्वभौमिक घोषणा के लिए कौन से अनुच्छेद में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार को बताया गया है? तो क्या आप आर्टिकल 3 लगाना? हाँ, आर्टिकल 3 आपके लिए सही रहेगा, जहाँ व्यक्ति के अधिकारों का गठन किया गया है, जीवन के अधिकारों के बारे में बताया गया है ना। तो कल मैं इसकी क्लास लूँगा, जो कि ये मानवाधिकार KGMU के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्लस UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लास का समय रहेगा वही 7 PM, है ना। ये टॉपिक पर पोस्ट कार्ब मैं पढ़ा चुका हूँ, UGC नेट वालों को तो मालूम ही होगा। CO का मतलब बता देंगे, कोऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन 3। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ गए 141, कुल 150 प्रश्न आते हैं। अब आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब ये हैं सारे के सारे पैसेज वाले सवाल। इस बार ये पैसेज भी थोड़ा सा यूनिक रहा है। इस बार का जो पैसेज रहा था, एक भी क्वेश्चन सही नहीं गए हैं, थोड़ा सा नहीं रहे थे। पेपर 1 का अच्छा है। हाँ, पेपर भाई कहीं आसान तो कहीं टफ तो मिलता ही है, इसीलिए तो पेपर 1 वाले तो सारी मिल रही। चलिए अच्छा देखिए, सवाल कह रहा है कि श्रम शक्ति रिपोर्ट का मुख्य केंद्र क्या होगा, ये सवाल है।
श्रम शक्ति रिपोर्ट का मुख्य केंद्र औपचारिक क्षेत्र में महिला है ना, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार परक महिलाएं हैं, विद्यालय और विश्वविद्यालय में महिला हैं और खेल में महिलाएं हैं। सवाल श्रम शक्ति रिपोर्ट का है और श्रम शक्ति का रिपोर्ट में अब आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, ये ऑप्शन कहाँ कहाँ से हमारे सामने औपचारिक और अनौपचारिक जैसे शब्दों को रिलेट करा रहा है क्या। यदि मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ तो आपको देखो मिल रहा है कि महिलाओं पर राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट श्रम शक्ति, जो मुख्यतः महिलाओं के पिछड़ेपन को उजागर करता है, तत्पश्चात स्वयं सहायता कार्यक्रमों पर ध्यान महिलाओं की ओर आकर्षित करता है। अच्छा ये देखिए, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो इस पैसेज में किन एरिया या किन क्षेत्रों को लेकर बातचीत की जा रही है इसके अंतर्गत बात कर रहा है। तो ये देखिए ना, एक अनौपचारिक क्षेत्र और स्वरोजगार परक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। ये पैसेज में लिखा नहीं है, ये आपको तर्क के आधार पे समझना है। इसको पैसेज लिखा है, पैसेज में ये आपको तर्क जैसी चीज़ों को रिलेट कराना है यहाँ पर, कि ये जितने ऊपर आप देख रहे हैं कि सेवा है, फिर एनजीओ है महिलाओं के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद महिला मंडल की बात हो रही है, फिर ये यहाँ पर देखिए श्रम महिला आयोग श्रम शक्ति रिपोर्ट श्रम शक्ति वाला, ये सब किन के परिप्रेक्ष्य में था, ये किन के परिप्रेक्ष्य में था। तो महिलाओं भारत में बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर महिलाओं के दृष्टिकोण से बात कर रहा था, बात सही है। श्रम शक्ति भागीदारी दर बढ़ाने की बात कर रहा था, रोजगार युक्त कार्यरत जैसी क्रियाओं पर बात कर रहा था। उस परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य का मतलब केवल विकल्प बी सही होगा। औपचारिक क्षेत्र से था नहीं, विश्वविद्यालय विद्यालय था नहीं, खेल महिलाएं था नहीं, इसमें केवल बचा आपका रोजगार वाला, तो रोजगार ही आपका सही जवाब बन जाएगा। फिर दूसरा सवाल ऐसे था कि पूछा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, सिरमेर योजना यानी कार्यक्रम योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सेवा आजीविका को सुगम कहलाती है। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी भी रहेगा ना मैडम, कि आप चुन किसको रहे हैं, विकल्प में आप ढूंढ किसके रहे हैं, किसको। तो विकल्प में ढूंढने का प्रयास अगर आप जब भी इस तरीके के परिप्रेक्ष्य में करें तो कौन सा योजना इसके परिप्रेक्ष्य में रोल अदा करेगी, तो DNRLM आप गूगल कर लो या कुछ भी अगर आप करोगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के संदर्भ में कार्यक्रम को लेकर महिलाओं को लेकर वित्तीय सेवाओं को पर आजीविका को सुगम बनाने के लिए एक योजना है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, आपने नाम सुना होगा। गरीब विशेषकर महिलाओं के मजबूत के लिए संस्था का निर्माण करके गरीबी को कम करना, संसाधनों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं तक पहुंच बनाना, ये सभी डी पॉइंट को रिलेट कराते हैं और आपका विकल्प डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए गद्यांश वाला है, इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। एक देखिए ये एक सवाल और आया है यहाँ पे, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए पूछा गया कि बताइए वो कौन सा पैराडाइम अप्रोच है जिसका सर्वोत्तम व्याख्या करता है, सर्वोत्तम व्याख्या करता है। परंतु याद रहे ये अप्रोच जो यूज में लाया जा रहा है ये असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में है ना, असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में है महिलाओं को परिप्रेक्ष्य में। तो विकल्प अर्थव्यवस्थाओं के योगदान को अवमूलन करने पर, कामकाजी महिलाओं को अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है, महिलाएं 8 से 9 घंटे घरों से बाहर कार्य करती हैं, उनके संदर्भ में ये चीज़ें दिखाई गई है। एक प्रकार से रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंध, अल्पविधिक सुरक्षा इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पे, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उनकी योगदान की अवमूलन की प्रक्रिया। ठीक है, किसी देश की मुद्रा के मूल्य को किसी अन्य मुद्रा या मानक के सापेक्ष जानबूझकर नीचे की ओर समायोजित करना ही कहलाता है अवमूलन, है ना, कम करना। ठीक है, तो यह पार्ट उसी के संदर्भ में व्याख्या कर रही थी, पैराडाइम अप्रोच यही व्याख्या करती है ना। स्वयं सहायता उपागम यहाँ पे अप्रोच लिखा हुआ है। ठीक है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं, प्राथमिक लक्ष्य समूह महिलाओं से है, इस गद्यांश में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
मीनिंग से है, यहाँ पे मीनिंग से है सारी चीज़ें। सवाल कुछ है, देखा कुछ गया है यहाँ पे, है ना, और उनके मीनिंग से बनाया गया ये सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कल हम